हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग एम लक्ष्मीकांत सर की इंडियन पॉलिटी की किताब को कवर कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट वाले चैप्टर को ख़त्म किया था। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जुडिशियल रिव्यू वाले चैप्टर को। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे जुडिशियल रिव्यू के ओरिजिन और बैकग्राउंड की। यहाँ पे इसका पहला पॉइंट है जुडिशियल रिव्यू इज ओरिजिनेटेड इन द यूएसए। तो देखिए, जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट यूएसए में डेवलप हुआ था। ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जहाँ कोर्ट्स, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट, किसी भी लॉ या एक्शन को कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट पाने पर उसे इनवैलिड डिक्लेयर कर सकती है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है दिस कॉन्सेप्ट वाज एस्टेब्लिश्ड in the Marbury versus Madison case and in this case the chief justice was John Marshall। तो इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले क्लियरली एस्टैब्लिश किया गया था फेमस केस मरवरी वर्सेस मेडिसन में। इस केस में चीफ जस्टिस जॉन मार्शल ने कहा था कि अगर कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो कोर्ट उस लॉ को वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। ये एक लैंडमार्क जजमेंट थी जिससे जुडिशियल रिव्यू का फाउंडेशन पड़ा। अब बात करते हैं भारत की। तो देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी जुडिशियरी को पावर दी है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को, कि वो किसी भी लॉ या एग्जीक्यूटिव एक्शन को रिव्यू कर सके। यहाँ पे पहला पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्फर्स पावर टू जुडिशियरी। तो हमारे देश में आर्टिकल 13 और आर्टिकल 32 जैसे प्रोविजंस के थ्रू जुडिशियरी को पावर मिलती है कि वो इंश्योर करे कि कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ ना हो, और अगर हो तो कोर्ट्स उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है जुडिशियल रिव्यू इज डिक्लेयर्ड एज ए बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कि जुडिशियल रिव्यू को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर भी माना गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में यह क्लियर किया कि जुडिशियल रिव्यू एक एसेंशियल पार्ट है और इसे कॉन्स्टिट्यूशन से हटाया नहीं जा सकता। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हमने ओरिजिन एंड बैकग्राउंड ऑफ जुडिशियल रिव्यू को समझ लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम बात करने वाले हैं मीनिंग ऑफ जुडिशियल रिव्यू, यानी कि ये पावर होती क्या है, कैसे काम करती है और इसका स्कोप क्या है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसे समझते हैं। यहाँ पे इसका पहला पॉइंट है जुडिशियल रिव्यू मीन्स द पावर ऑफ जुडिशियरी टू एग्जामाइन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लेजिस्लेटिव एनेक्टमेंट्स एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। यानी जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है जुडिशियरी यानी कोर्ट्स के पास ये पावर होना कि वो ये चेक कर सके कि कोई भी लॉ या गवर्नमेंट का एक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं। तो सबसे पहले ये पावर अप्लाई होती है लेजिस्लेटिव एनेक्टमेंट्स पर, यानी जो कानून पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा बनाए जाते हैं। अगर कोई कानून कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो तो कोर्ट उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। दूसरा, ये पावर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर भी लागू होती है, यानी चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट, अगर उनके डिसीजन या ऑर्डर्स कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट करते हैं तो कोर्ट्स उन्हें रोक सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है इफ फाउंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल इट कैन बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। यानी अगर कोर्ट किसी लॉ या एक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल पाता है तो वो उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। ऐसे लॉ का कोई लीगल वैल्यू नहीं रहता। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है जस्टिस एस एम कद्री ने जुडिशियल रिव्यू को 3 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया था। तो चलिए हर एक को समझते हैं। तो सबसे पहला कैटेगरी है रिव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। यानी अगर पार्लियामेंट कोई अमेंडमेंट पास करता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को तोड़ता है तो सुप्रीम कोर्ट उस अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। नेक्स्ट कैटेगरी है रिव्यू ऑफ लेजिस्लेशन। तो रिव्यू ऑफ लेजिस्लेशन में पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए कानून को रिव्यू किया जाता है। यहाँ पे कोर्ट्स इंश्योर करती है कि ये कानून कॉन्स्टिट्यूशनल और फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट ना हो। नेक्स्ट कैटेगरी है रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस। तो तीसरा कैटेगरी है रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस। इसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स या ऑफिसर्स के डिसीजन या एक्शंस को चेक किया जाता है ताकि वो गलत, अनफेयर या मिसयूज ऑफ पावर ना हो और पब्लिक इंटरेस्ट में हो। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हमने समझा जुडिशियल रिव्यू इंश्योर करती है
कि देश में कानून और गवर्नमेंट के एक्शंस हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहे। चाहे वो कानून हो, अमेंडमेंट हो या गवर्नमेंट का कोई एक्शन, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है तो कोर्ट उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। इसी वजह से जुडिशियल रिव्यू एक फंडामेंटल फीचर है हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम का। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशियल रिव्यू के बारे में। तो देखिए, पिछले स्लाइड में हमने जुडिशियल रिव्यू का मीनिंग अच्छे से समझ लिया, लेकिन सवाल ये उठता है ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? आखिर क्यों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस पावर को इतनी सेंट्रल जगह दी गई है? तो चलिए समझते हैं जुडिशियल रिव्यू के इम्पोर्टेंस को एक एक पॉइंट के जरिए। यहाँ पे पहला पॉइंट है, जुडिशियल रिव्यू अपहोल्ड्स द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कोई भी लॉ या एक्शन अगर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है तो कोर्ट्स उसे रोक सकती है। इससे इंश्योर होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, चाहे कोई भी अथॉरिटी हो। नेक्स्ट है, इट मेंटेन्स फेडरल इक्विलिब्रियम। तो जुडिशियल रिव्यू फेडरल स्ट्रक्चर का बैलेंस बनाए रखता है। यानी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच जो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें अगर कोई भी साइड अपनी लिमिट क्रॉस करे तो कोर्ट्स इंटरवेन करके बैलेंस मेंटेन करती है। नेक्स्ट है, जुडिशियल रिव्यू प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स। तो देखिए, अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा लॉ या एक्शन लेती है जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स वायलेट करता है तो कोर्ट्स उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके लोगों के अधिकारों की रक्षा करती है। तो दोस्तों, जुडिशियल रिव्यू सिर्फ एक लीगल प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम का बैकबोन है। ये कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को बनाए रखता है, सेंटर स्टेट के बीच पावर का बैलेंस मेंटेन करता है और सबसे ज़रूरी बात, ये आम नागरिक के अधिकारों की सुरक्षा करती है। अगर जुडिशियरी के पास ये पावर ना हो तो ना सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन कमज़ोर हो जाता, बल्कि डेमोक्रेसी भी एक फॉर्मल स्ट्रक्चर बन के रह जाती। इसलिए जुडिशियल रिव्यू का होना एक स्ट्रॉन्ग और फेयर सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में हम बात करेंगे सम लैंडमार्क केसेज, यानी कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट केसेज की जिन्होंने जुडिशियल रिव्यू के कॉन्सेप्ट को शेप किया और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन में एक नई डायरेक्शन दी। यहाँ पे पहला केस है गोलकनाथ केस ऑफ 1967। तो इस केस में गोलकनाथ फैमिली ने चैलेंज किया था कि पार्लियामेंट ने उनके फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करके लैंड सीलिंग लॉज लागू किए जो उनके राइट्स के खिलाफ थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट को फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने का पावर नहीं है। कोर्ट ने यह क्लियर किया कि फंडामेंटल राइट्स परमानेंट है और उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 के थ्रू भी चेंज नहीं किया जा सकता। ये डिसीजन जुडिशियरी के एक्टिविज्म का एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल था। यहाँ पे नेक्स्ट केस है बैंक नेशनलाइजेशन केस ऑफ 1970। तो इस केस में इंदिरा गांधी सरकार ने 14 प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज किया था। बैंक ओनर्स ने इस पर चैलेंज किया कि उनका प्रॉपर्टी राइट वायलेट हुआ है। इस केस में कोर्ट ने कहा कि स्टेट पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बैंक्स को नेशनलाइज कर सकती है, लेकिन उनको प्रॉपर कॉम्पेंसेशन देना जरूरी है। यानी गवर्नमेंट के इकोनॉमिक पॉलिसीज भी जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आ सकती है अगर वो फंडामेंटल राइट्स वायलेट करे। नेक्स्ट है प्रिवी पर्सेज एबोलिशन केस ऑफ 1971। तो देखिए, इंडिपेंडेंस के बाद प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स को प्रिवी पर्सेज दिए जाते थे एज ए पार्ट्स ऑफ मर्जर एग्रीमेंट। 1971 में सरकार ने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू इन प्रिवी पर्सेज को बंद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मूव अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि ये एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी को तोड़ता है। ये केस दिखाता है कि जुडिशियरी एग्रीमेंट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोमिसेज को भी प्रोटेक्ट करती है। यहाँ पे नेक्स्ट है केशवानंद भारती केस ऑफ 1973। तो दोस्तों, ये केस इंडिया का सबसे हिस्टोरिक कॉन्स्टिट्यूशनल केस माना जाता है। केशवानंद भारती ने लैंड रिफॉर्म्स लॉज को चैलेंज किया था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, लेकिन उसका बेसिक स्ट्रक्चर कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। जुडिशियल रिव्यू को इस केस में कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर डिक्लेयर किया गया। इस जजमेंट ने डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क को सेफगार्ड किया था। नेक्स्ट है मिनर्वा मिल केस ऑफ 1980।
तो इस केस में पार्लियामेंट ने कुछ अमेंडमेंट्स किए थे जो जुडिशियरी के पावर को कम कर रहे थे और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फंडामेंटल राइट्स पर प्रायोरिटी दे रहे थे। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन किसी एक को दूसरे पर इम्पोज नहीं किया जा सकता। जुडिशियल रिव्यू का रोल यहाँ क्लियर हुआ, चेक एंड बैलेंस मेंटेन करना बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन केस ऑफ 2015। तो इस मॉडर्न केस में पार्लियामेंट ने एनजेएसी यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया था, जिसमें जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में एग्जीक्यूटिव का भी रोल होता। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। यहाँ पे ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस को हार्म करता है। इस जजमेंट में कोर्ट ने यह क्लियर किया कि जुडिशियरी अपनी अपॉइंटमेंट्स खुद करेगी ताकि फेयर और अनबाइस्ड सिस्टम बना रहे। तो दोस्तों ये सभी केसेस प्रूव करती है कि जुडिशियल रिव्यू एक लिविंग गार्जियन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हर वक्त ये इंश्योर करता है कि सरकार अपने बाउंड्रीज में काम करे और सिटीजन्स की राइट्स की रक्षा हो। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में हम समझेंगे कि जुडिशियल रिव्यू का बेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ दिया गया है। तो ये पावर अलग अलग आर्टिकल्स के थ्रू कोर्ट्स को दी गई है। तो चलिए हर एक आर्टिकल को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आता है आर्टिकल 13। तो ये कहता है कि अगर कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है तो वो ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाएगा, यानी ऐसे कानून का कोई लीगल वैल्यू नहीं होता। ये आर्टिकल जुडिशियल रिव्यू का सॉलिड फाउंडेशन है। नेक्स्ट है आर्टिकल 32। तो देखिए डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। इसके अंडर कोई भी सिटीजन डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अगर उसके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं। यहाँ पे कोर्ट्स जुडिशियल रिव्यू के थ्रू रिलीफ देते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है आर्टिकल 131 टू आर्टिकल 136। तो देखिए दोस्तों आर्टिकल्स 131 टू 136 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल और अपीलेट जुरिस्डिक्शन को डिफाइन करते हैं। तो आर्टिकल 131 के अंडर सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है कि वो डायरेक्टली डिस्प्यूट्स की सुनवाई कर सकती है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एक या एक से ज़्यादा स्टेट्स के बीच हो या फिर दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के बीच हो। आर्टिकल्स 132 से 136 तक अपीलेट जुरिस्डिक्शन से जुड़े हुए हैं, जिनके थ्रू सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स के सिविल, क्रिमिनल और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में अपील्स को सुन सकती है। इन पावर्स के जरिए सुप्रीम कोर्ट ना सिर्फ कुछ केसेस डायरेक्टली सुन सकती है बल्कि लोअर कोर्ट्स के जजमेंट्स की भी रिव्यू कर सकती है। ये सभी प्रोविजंस जुडिशियल रिव्यू के कॉन्सेप्ट को एनफोर्स करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है आर्टिकल 226 एंड 227। तो ये दोनों आर्टिकल्स हाई कोर्ट के पास रिट जुरिस्डिक्शन देते हैं। आर्टिकल 226 के तहत कोई भी सिटीजन हाई कोर्ट में जा सकता है अपने राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए, जबकि आर्टिकल 227 में हाई कोर्ट के पास लोअर कोर्ट्स पर सुपरवाइजरी पावर होती है। ये दोनों आर्टिकल्स जुडिशियल रिव्यू को स्टेट लेवल पर स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 143, 251 एंड 254। तो देखिए आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो सुप्रीम कोर्ट से किसी भी लीगल मैटर में एडवाइस मांग सकता है, जबकि आर्टिकल 251 और 254 फेडरल स्ट्रक्चर से जुड़े हैं। अगर सेंटर और स्टेट के लॉज में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सेंट्रल लॉ प्रिवेल करेगा। कोर्ट्स इन केसेज में रिव्यू करते हैं कि लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं। यहाँ पे नेक्स्ट है आर्टिकल 372। तो दोस्तों यह आर्टिकल कहता है कि जो लॉज कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले एग्जिस्ट करते थे वो तब तक वैलिड रहेंगे जब तक उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट प्रूव ना किया जाए। कोर्ट्स उन पुराने लॉज का भी जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। तो दोस्तों ये सभी प्रोविजंस मिलकर जुडिशियरी को वो पावर देते हैं जो जरूरी है लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेम में बनाए रखने के लिए। इसीलिए जुडिशियल रिव्यू एक लिविंग पार्ट है हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम का। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू,
यानी किस किस बेसिस पर कोर्ट्स किसी लॉ या एक्शन को रिव्यू कर सकती है और उन्हें अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। तो यहाँ पे सबसे पहला ग्राउंड्स फॉर रिव्यू है इफ वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स, यानी अगर कोई भी लॉ या एग्जीक्यूटिव एक्शन सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट को तोड़ता है तो कोर्ट्स उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। जैसे हमने पहले देखा था, आर्टिकल 13 के थ्रू कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है वो वॉइड हो जाता है। नेक्स्ट ग्राउंड है आउटसाइड ऑथोरिटीज कॉम्पिटेंस। तो दूसरा ग्राउंड है अगर कोई लॉ या एक्शन ऑथोरिटी के कॉम्पिटेंस के बाहर हो, यानी अगर कोई ऑथोरिटी अपने गिवन पावर से ज़्यादा या कम काम करती है तो उसका एक्शन रिव्यू के दायरे में आता है। ये चेक करता है कि ऑथोरिटी अपनी लिमिट्स के अंदर काम कर रही है या नहीं। नेक्स्ट है इफ रिपग्नेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। तो तीसरा ग्राउंड है अगर कोई लॉ या एक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के साथ कॉन्फ्लिक्ट करता है। अगर किसी लॉ की कोई प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर या वैल्यूज के अगेंस्ट है तो कोर्ट उसे स्ट्राइक डाउन कर सकती है। अब थोड़ा कंपेयर करते हैं इंडिया और यूएसए के जुडिशियल रिव्यू को। तो इन यूएसए देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, while in India there is a concept of procedure established by law। तो देखिए यूएसए में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि किसी भी इंसान को लॉ के अकॉर्डिंग ही प्रोसेस में ट्रीट किया जाना चाहिए बिना किसी आर्बिट्रेरी एक्शन के। ये ब्रॉडर प्रिंसिपल है जो फंडामेंटल राइट्स और फेयरनेस को प्रोटेक्ट करता है, जबकि इंडिया में जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ प्रोसीज्योर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का प्रिंसिपल है। इस कॉन्सेप्ट में लॉ के प्रोसेस के थ्रू राइट्स प्रोटेक्ट होते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है तो वो राइट्स को रेस्ट्रिक्ट कर सकती है, बस उसके अंदर प्रॉपर प्रोसीज्योर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इन यूएसए देयर इज ए ब्रॉडर जुडिशियल रिव्यू पावर, यानी कि यूएसए में जुडिशियल रिव्यू का पावर थोड़ा ब्रॉडर है इंडिया से। वहाँ पे कोर्ट्स ब्रॉडर ग्राउंड्स पर लॉज को रिव्यू करती है और वो फंडामेंटल फेयरनेस और इक्वल प्रोटेक्शन को भी इंश्योर करते हैं। तो दोस्तों ये था स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू और इंडिया और यूएसए के बीच का कंपैरिजन। इंडिया में जुडिशियल रिव्यू प्रोसीज्योर ओरिएंटेड है, जबकि यूएसए में ये राइट्स ओरिएंटेड अप्रोच फॉलो करता है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों इस स्लाइड में हम बात करेंगे इंडिया में जुडिशियल रिव्यू का नेचर क्या है और ये कैसे अमेरिकन और ब्रिटिश प्रिंसिपल्स का सिंथेसिस है। इंडिया ने इन दोनों कंट्रीज के प्रिंसिपल्स को अपने सिस्टम में मार्ज किया है। तो देखिए इंडिया फॉलोज ए सिंथेसिस ऑफ अमेरिकन प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी एंड ब्रिटिश प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। तो यहाँ पे पहला प्रिंसिपल है अमेरिकन जुडिशियल सुप्रीमेसी का। तो यूएसए में जुडिशियल रिव्यू का पावर सुप्रीम कोर्ट के पास होता है और जुडिशियल सुप्रीमेसी का मतलब है कि कोर्ट्स की ऑथोरिटी अल्टीमेट होती है जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन करते हैं। यानी अगर कोर्ट्स को लगता है कि कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो वो उसे स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं। इस प्रिंसिपल का इन्फ्लुएंस इंडिया पर भी है, जहां जुडिशियल रिव्यू एक स्ट्रॉन्ग पावर है और कोर्ट्स अपने डिसीजंस के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन को सेफगार्ड करते हैं। अब बात करते हैं ब्रिटिश प्रिंसिपल की, जहां पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी होती है। तो देखिए ब्रिटेन में पार्लियामेंट को लॉ बनाने की पूरी सोवरेन पावर होती है और जुडिशियरी का रोल मेनली इंटरप्रिटेशन तक लिमिटेड होता है। ब्रिटिश सिस्टम में नो जुडिशियल रिव्यू ऑफ पार्लियामेंट्री लॉज होता है और पार्लियामेंट की लॉज को कोर्ट चैलेंज नहीं कर सकती। इंडिया में भी पार्लियामेंट को लॉ बनाने की पावर दी गई है, लेकिन उसकी लिमिट है जुडिशियल रिव्यू के थ्रू। हमारे यहाँ ये दोनों प्रिंसिपल्स का सिंथेसिस देखा जाता है। इंडिया ने जुडिशियल रिव्यू का एक एसेंशियल पार्ट बना लिया है, जैसे अमेरिकन में होता है, लेकिन पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी भी अपनी जगह है, जैसा ब्रिटेन में होता है। इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट लॉज बना सकती है, लेकिन उनको कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में रहकर बनाना पड़ता है। हमारे यहाँ अगर कोई लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता है तो जुडिशियरी उसे इनवैलिडेट कर सकती है।
तो दोस्तों इस स्लाइड में हमने नेचर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट को अच्छे से समझ लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं यूनिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की, जो है आर्टिकल 31B और 9th शेड्यूल। ये दोनों मिलकर लॉज को जुडिशियल रिव्यू से प्रोटेक्शन देते हैं, खासकर जब वो फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए चैलेंज किए जाते हैं। यहाँ पे इसका पहला पॉइंट है, आर्टिकल 31B प्रोटेक्ट्स लॉज फ्रॉम बीइंग चैलेंज्ड फॉर वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स। तो आर्टिकल 31B ये कहता है कि अगर कोई लॉ 9th शेड्यूल में ऐड किया गया है तो उस लॉ को फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के बेसिस पर चैलेंज नहीं किया जा सकता, यानी कोर्ट्स उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं कर सकती, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट ही क्यों ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 1951, यानी कि इस प्रोविजन को 1951 में लाई गई थी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। उस समय सरकार का कहना था कि कुछ जरूरी रिफॉर्म्स को जुडिशियल इंटरफेरेंस से प्रोटेक्ट करना जरूरी है, और इसीलिए आर्टिकल 31B और 9th शेड्यूल का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, इनिशियली देयर वाज 13 लॉज बट एज ऑफ 2016 280 लॉज आर इंक्लूडेड इन दिस शेड्यूल। तो देखिए, जब ये शेड्यूल पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था तब सिर्फ 13 लॉज इसमें इंक्लूड किए गए थे, लेकिन वक्त के साथ अलग अलग गवर्नमेंट ने 282 तक लॉज इसमें डाल दिए, जिसे कोर्ट्स के रिव्यू से बचाया गया। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, इट्स एम वाज टू इम्प्लीमेंट लैंड रिफॉर्म, एबॉलिश जमींदारी ETC। तो इसका मेन पर्पज था लैंड रिफॉर्म को इम्प्लीमेंट करना और जमींदारी सिस्टम को ख़त्म करना। उस समय सरकार चाहती थी कि ऐसे लॉज को कोर्ट्स के इंटरफेरेंस के बिना लागू किया जा सके, ताकि सोशल जस्टिस का गोल अचीव हो। तो दोस्तों आर्टिकल 31B और 9th शेड्यूल एक एक्सेप्शनल मैकेनिज्म है जो लॉज को जुडिशियल रिव्यू से शील्ड करता है, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लेरिफाई किया कि 9th शेड्यूल में डाले गए लॉज भी रिव्यू हो सकते हैं अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करते हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की, जिसे IR कोहेलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस में दिया गया था। ये केस आर्टिकल 31B और 9th शेड्यूल के स्कोप को लेकर एक माइलस्टोन डिसीजन था। यहाँ पे इसका पहला पॉइंट है, इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट क्लेरिफाइड दैट देयर इज नो ब्लैंकेट इम्यूनिटी टू 9th शेड्यूल लॉज। तो सबसे पहली बात जो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया वो ये थी कि 9th शेड्यूल के लॉज को ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं दी जा सकती, यानी ऐसा नहीं है कि बस किसी भी लॉ को 9th शेड्यूल में डाल दिया जाए और उस पर कभी भी जुडिशियल रिव्यू ना हो। नेक्स्ट है, लॉज एडेड आफ्टर अप्रैल 24, 1973 आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। तो कोर्ट ने यह भी कहा कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी लॉज 9th शेड्यूल में ऐड किए गए हैं वो जुडिशियल रिव्यू के लिए ओपन है। अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि 24 अप्रैल 1973 ही क्यों? तो ये इसलिए क्योंकि इस दिन केशवानंद भारती केस का जजमेंट आया था, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन डिफाइन हुआ था। नेक्स्ट है, लॉज मस्ट बी टेस्टेड ऑन द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, यानी कि कोर्ट ने कहा कि अगर कोई लॉ 9th शेड्यूल में डाला गया है तो उसे बेसिक स्ट्रक्चर के स्टैंडर्ड पे टेस्ट किया जाएगा। अगर वो लॉ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है, जैसे जुडिशियल इंडिपेंडेंस, फंडामेंटल राइट्स, रूल ऑफ लॉ ETC, तो उसे स्ट्राइक डाउन किया जा सकता है। तो दोस्तों IR कोहेलो केस ने ये इस्टेब्लिश किया कि 9th शेड्यूल अब अनटचेबल नहीं है, यानी कि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर सबसे ऊपर है और कोई भी लॉ चाहे वो किसी भी शेड्यूल में हो उस स्ट्रक्चर को तोड़ नहीं सकता। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में हम बात करेंगे कि जुडिशियल कंक्लूजन, यानी कि कोर्ट के द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण फैसले जो किसी इम्पोर्टेंट लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल इशू पर दिया गया हो। ये कंक्लूजन लॉ को समझने के लिए डायरेक्शन देता है और फ्यूचर के सिमिलर केसेज के लिए एक गाइडलाइन बन जाता है। तो चलिए हर एक को समझने की कोशिश करते हैं।
तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं एब्रोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो देखिए, इफ ए लॉ वायलेट्स पार्ट 3 ड्यू टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इट में ब्रीच द बेसिक स्ट्रक्चर एंड सच लॉ कैन बी इनवैलिडेटेड बाय द कोर्ट। यानी कि अगर किसी लॉ या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पार्ट 3 यानी कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो ये सिर्फ एक लीगल इशू नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर पर भी सवाल उठाता है। अगर ये वायलेशन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को तोड़ता है जैसे कि डेमोक्रेसी या जुडिशियल इंडिपेंडेंस, तो कोर्ट के पास ये पावर होता है कि वो ऐसे लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दे। इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी ऐसे लॉ को रद्द कर सकती है जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हो और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का उल्लंघन करता हो। यही है जुडिशियल रिव्यू का असली एसेंस। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अब हम बात करेंगे दो लैंडमार्क केसेज के बारे में, केशवानंद भारती और इंदिरा गांधी केस, जो कि जुडिशियल रिव्यू और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को डिफाइन करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स मस्ट बी जज्ड ऑन मेरिट्स। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को उनके मेरिट्स पर जज किया जाना चाहिए। यानी हर अमेंडमेंट का अपना कॉन्टेक्स्ट होता है और कोर्ट को हर अमेंडमेंट को थ्रूली इवैल्यूएट करना पड़ता है। नेक्स्ट है वैलिडिटी डिपेंड्स ऑन इम्पैक्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स। तो दूसरा पॉइंट है किसी अमेंडमेंट की वैलिडिटी उसका फंडामेंटल राइट्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है इस पर डिपेंड करती है। अगर किसी अमेंडमेंट का इम्पैक्ट फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो कोर्ट उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है इम्पैक्ट टेस्ट डिटरमाइंस द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी। तो ये टेस्ट डिसाइड करता है कि अमेंडमेंट से किसी फंडामेंटल राइट का कोर या एसेंस टूट रहा है या नहीं। अगर वो एसेंशियल राइट डैमेज होता है तो अमेंडमेंट को रिजेक्ट किया जा सकता है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट जुडिशियल कंक्लूजन पे। तो अब हम डिस्कस करेंगे पोस्ट 24 अप्रैल 1973 के बाद के अमेंडमेंट्स को। यहाँ पे इसका पॉइंट है इंक्लूजन इन 9th शेड्यूल डज नॉट मीन्स ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन, इट इज सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर टेस्ट एंड इट इज फोकस ऑन इफ दे एब्रोगेट और डैमेज फंडामेंटल राइट्स। तो सबसे पहला पॉइंट है अगर कोई लॉ 9th शेड्यूल में ऐड होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे ऑटोमेटिकली प्रोटेक्शन मिल गया। ये लॉ अभी भी जुडिशियल स्क्रूटिनी के अंडर आता है। दूसरा पॉइंट है लॉज को बेसिक स्ट्रक्चर टेस्ट के थ्रू जज किया जाता है। यानी अगर कोई लॉ बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है तो उसे 9th शेड्यूल में होने के बावजूद भी चैलेंज किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है अगर लॉ का इम्पैक्ट फंडामेंटल राइट्स पर पड़ता है तो उसे इनवैलिड करने का पावर कोर्ट के पास होता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट जुडिशियल कंक्लूजन पे। तो अब हम बात करने वाले हैं प्रोटेक्शन जस्टिफिकेशन के बारे में। यानी कि किसी लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन के तहत प्रोटेक्शन क्यों मिलता है। ये समझना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ राइट्स नहीं देता, उनकी प्रोटेक्शन का फ्रेमवर्क भी बनाता है। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है प्रोटेक्शन ऑफ लॉज इज पॉसिबल ओनली इफ पास द टेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एडजुडिकेशन। तो दोस्तों, कोई भी लॉ तभी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड माना जाता है जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडजुडिकेशन का टेस्ट पास करे। मतलब कोर्ट उस लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक वैल्यूज जैसे इक्वलिटी, लिबर्टी, जस्टिस के अगेंस्ट इवैल्यूएट करती है। अगर वो लॉ इन वैल्यूज के खिलाफ नहीं जाता तो उसे प्रोटेक्शन मिल सकती है। यहाँ सिर्फ पार्लियामेंट के बनाए होने से लॉ ऑटोमेटिकली प्रोटेक्टेड नहीं होता, उसे जुडिशियल स्क्रूटिनी भी पास करनी पड़ती है। नेक्स्ट है ये असेसमेंट दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला है नेचर ऑफ इन्फ्रिजमेंट और दूसरा है एक्सटेंट ऑफ इन्फ्रिजमेंट। तो देखिए, कोर्ट का डिसीजन सिर्फ इस बात पर नहीं होता कि कोई राइट वायलेट हुआ है, बल्कि वो ये भी देखती है कि किस तरह से और किस लेवल तक वायलेशन हुआ है।
अगर इन्फ्रिजमेंट माइनर है तो शायद कोर्ट लॉ को अपहोल्ड करे, लेकिन अगर गहरा इम्पैक्ट है तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा सकता है। नेक्स्ट है, कोर्ट दो तरह का टेस्ट यूज करती है, राइट टेस्ट और द एसेंस ऑफ द राइट टेस्ट। यहाँ पे दोनों टेस्ट ये इंश्योर करते हैं कि फंडामेंटल राइट सिर्फ पेपर पर ना रहे बल्कि असली ज़िंदगी में भी प्रोटेक्ट हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है, दीज टेस्ट्स आर अप्लाइड इन द आर्टिकल्स ऑफ 14, 19 एंड 21। तो देखिए, ये टेस्ट सबसे ज़्यादा अप्लाई होते हैं आर्टिकल 14, 19 और 21 के कॉन्टेक्स्ट में। ये इसलिए क्योंकि इन्हें गोल्डन ट्रायंगल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बताता है। इन राइट्स के बिना किसी भी सिटीजन का डिग्निटी और फ्रीडम पॉसिबल नहीं होता, इसलिए कोर्ट इनका प्रोटेक्शन सबसे पहले इंश्योर करती है। अगर कोई लॉ इन तीन राइट्स के एसेंस को तोड़ता है तो वो लॉ टिक नहीं पाता। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट जुडिशियल कंक्लूजन पे। अब बात करते हैं राइट टेस्ट वर्सेस एसेंस ऑफ द राइट टेस्ट। तो देखिए, ये दोनों टेस्ट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का हिस्सा है और उनका यूज कोर्ट करती है फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए। यहाँ पे इसका पॉइंट है, दे आर बोथ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन एंड लॉज इन्फ्रिंजिंग आर्टिकल्स 14, 19 एंड 21 मस्ट पास बोथ द टेस्ट। तो ये दोनों टेस्ट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का एसेंशियल पार्ट है, यानी अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट्स को इम्पेक्ट करता है तो इन टेस्ट्स के थ्रू उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जज की जाती है। अगर कोई लॉ आर्टिकल्स 14, 19 या 21 को इन्फ्रिज करता है तो उसे ये दोनों टेस्ट पास करने होते हैं। राइट टेस्ट ये जज करता है कि किसी लॉ का इफेक्ट किसी फंडामेंटल राइट को वीकन करता है या नहीं, जबकि एसेंस ऑफ द राइट का मतलब है किसी फंडामेंटल राइट का असली मूल तत्व, यानी उस राइट का कोर या बेसिक आइडेंटिटी जिसके बिना वो राइट सिर्फ नाम का रह जाता है। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच का एसेंस है खुलकर अपना ओपिनियन रखना। अगर लॉ हर बात पर सेंसरशिप लगा दे तो राइट का एसेंस चला जाता है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक अगर किसी लॉ से फंडामेंटल राइट का एसेंस ही खत्म हो जाए तो वो लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जा सकता है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन में एमेंडमेंट के जरिए ही क्यों ना आया हो। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट जुडिशियल कंक्लूजन पे। तो अब हम बात करेंगे प्रीवियसली अपहेल्ड लॉज के बारे में। ये कॉन्सेप्ट केशवानंद भारती केस के बाद और भी ज़्यादा रेलिवेंट हो गया था। यहाँ पे इसका पहला पॉइंट है, लॉज कैन नॉट बी रीचैलेंज्ड अनलेस री इंक्लूडेड पोस्ट 24 अप्रैल 1973। यानी कि जो लॉज पहले कोर्ट ने अपहोल्ड किए थे उन्हें दोबारा चैलेंज नहीं किया जा सकता जब तक उन्हें 24 अप्रैल 1973 के बाद फिर से री इंक्लूड नहीं किया गया हो। इसका मतलब है अगर किसी लॉ को पहले कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड माना गया था तो उसे दोबारा चैलेंज नहीं किया जा सकता जब तक कोई सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है, न्यू इंक्लूजन कैन रीओपन चैलेंज इफ इट वायलेट्स बेसिक स्ट्रक्चर। यानी कि अगर कोई नया लॉ या अमेंडमेंट 9th शेड्यूल में इंक्लूड होता है और वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है तो उसे दोबारा चैलेंज किया जा सकता है। इसका मतलब है कि अगर नए लॉज का इफेक्ट फंडामेंटल राइट्स पर पड़ता है तो वो बेसिक स्ट्रक्चर टेस्ट से पास होना जरूरी है। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट जुडिशियल कंक्लूजन के बारे में। अब हम एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे जो रिलेटेड है फाइनलाइज्ड ट्रांजैक्शंस के बारे में, यानी जो लॉज ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुके हैं उनका स्टेटस क्या होता है। यहाँ पे पहला पॉइंट है, एक्शंस एंड ट्रांजैक्शंस रिमेन वैलिड इन द लॉज व्हिच आर ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड। तो जो लॉज ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुके हैं उनके अंडर किए गए एक्शंस और ट्रांजैक्शंस वैलिड रहते हैं। यानी अगर कोई लॉ का एक्शन लिया गया है तो उस एक्शन की वैलिडिटी को कोर्ट दोबारा क्वेश्चन नहीं करेगी,
चाहे उस लॉ को बाद में चैलेंज किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है नो रेट्रोस्पेक्टिव चैलेंजेस, यानी कि किसी भी लॉ को रेट्रोस्पेक्टिव चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि अगर कोई लॉ अपने एग्जीक्यूशन के बाद अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर होता है तो उसके पहले के एक्शंस या ट्रांजैक्शंस को इनवैलिडेट नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट्स जुडिशियल रिव्यू और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के क्रिटिकल एस्पेक्ट्स को समझने के लिए हैं। एक इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन पे जा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जुडिशियल रिव्यू वाले चैप्टर को ख़त्म किया। अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।